ये तमिलनाडु बुक के हैंड रिटन नोट्स हैं। ये मेरे द्वारा लिखे गए हैं। मेरा नाम सतरूपा है। अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें और जिन्हें ज़रूरत है उन्हें शेयर करें। और आपको इसमें क्या डाउट्स हैं वो सब आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है। मौर्यन एम्पायर के कई सोर्सेज हैं, मतलब मौर्यन एम्पायर के बारे में हमें कई जगह से पता चलता है। अगर हम इनके लिटरेरी सोर्सेज देखें तो कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र की जो बुक उन्होंने लिखी थी उससे हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में पता चलता है। और विशाखा दत्त के मुद्र राक्षस नाम का उन्होंने ड्रामा लिखा था, संस्कृत ड्रामा था, तो इससे भी हमें पता चलता है। मैगस्थीन ने इंडिका लिखी थी बुक, उससे भी हमें पता चलता है। ठीक है। तो ये 3 लिटरेरी सोर्सेज हैं जिससे हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में पता चलता है। अगर हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज देखें, आर्कियोलॉजिकल मतलब मॉन्यूमेंट्स वगैरह, ठीक है, जो उनके द्वारा इंस्क्रिप्शंस वगैरह करे गए हैं वो, तो अशोका के पीरियड के और काफ़ी जो गुप्ता एम्पायर है उन सभी पीरियड्स में काफ़ी एडिक्ट्स हुए हैं, मतलब काफ़ी इंस्क्रिप्शंस वगैरह हुए हैं जिसमें अशोका का फेमस है। ठीक है। और अदर सोर्सेज देखें, और भी कई सोर्सेज हैं जिनसे हमें पता चलता है। जैसे अगर हम बुद्धिस्ट लिटरेचर देखें तो उससे भी हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में पता चलता है। पुरानाज भी देखें, उनसे भी पता चलता है। ठीक है। और साइलोनीज क्रोनिकल्स अगर देखें उनसे भी हमें पता चलता है। ठीक है। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनसे हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में पता चलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में हम यहाँ देखते हैं। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था, कौटिल्य जी का जो अर्थशास्त्र उन्होंने लिखा था वो सबसे पहले तो संस्कृत लैंग्वेज में लिखा था। ठीक है। और कौटिल्य जी के कई नाम हैं, जैसे विष्णुगुप्त है ना, चाणक्य है, तो ये उनके फेमस नेम है। ठीक है। इनको इंडियन मशिया वैली भी बोलते हैं। ठीक है। ये प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस हो सकता है पर ये इनका अदर नेम है। ठीक है। उन्हें मतलब इस नाम से वे फेमस हैं। अब ये मैन्युस्क्रिप्ट डिस्कवर किसने किया था? ये आर शर्मा शास्त्री ने 1904 में डिस्कवर किया था। ठीक है। इसमें 15 किताबें हैं और 180 चैप्टर्स इसमें दिए गए हैं। और इसका डिवीज़न होता है 3 पार्ट्स में। पहला पार्ट है जो राजा और उनकी गवर्नमेंट से डील करता था। दूसरे पार्ट में ये सिविल और क्रिमिनल लॉ, जो भी कानून वगैरह थे उनसे ये डील करता है। थर्ड पार्ट जो है वो वॉर, ठीक है, वॉर से रिलेटेड या कैसे उसकी डिप्लोमेसी होनी चाहिए, ठीक है, उससे रिलेटेड ये सारा अर्थशास्त्र में गिवन है। ठीक है। तो हम लिटरेरी सोर्स का एक और एग्जाम्पल देखते हैं, विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस। तो ये संस्कृत ड्रामा था जो नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि ये विशाखा दत्त जी ने लिखा है। ठीक है। और ये गुप्ता पीरियड के टाइम पर लिखा गया था। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ये बताया गया है कि उन्होंने कैसे कौटिल्य जी के असिस्टेंट बन के उन्होंने नंद डायनेस्टी के ऊपर अपना राज किया, कैसे मतलब उन्हें डिफीट करके, और फिर उन्होंने मतलब कैसे वो फिर मॉडर्न उन्होंने डायनेस्टी को स्थापना करी है। ठीक है। इसमें कई पिक्चर्स भी हैं मुद्रा राक्षस में। तो ये उस टाइम की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को दर्शाता है ना, कि वहाँ का कैसा सोशल कल्चर था, कैसे वहाँ की इकोनॉमी कैसी थी। तो ये सब आपका मुद्रा राक्षस में गिवन। मैगस्थीन के इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य जी के बारे में दिया हुआ है। ठीक है। उसमें ये सबसे पहले तो एक ग्रीक एम्बेसडर्स थे, ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में काम करते थे। ठीक है। इनने अपने अकाउंट में, मतलब इन्होंने जो ये इंडिका बुक लिखी है इसमें कई डिटेल है, जैसे कि मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, पाटलिपुत्र जो कि वहाँ की कैपिटल थी, उन सभी उधर कैसा क्या काम चलता था तो उसके बारे में भी गिवन है। वहाँ की मिलिट्री कैसे ऑर्गेनाइज थी वो सब दिया हुआ है। और वहाँ की कैसी सोशल लाइफ थी, लोग कैसे उनका रहन सहन था, वो सब वहाँ पर गिवन है। ठीक है। अशोका के अगर हम एडिक्ट्स देखते हैं तो अशोका के टोटल 14 रॉक एडिक्ट्स हैं। ठीक है। 2 कलिंगा एडिक्ट्स हैं। ठीक है।
तो ये जो डेसिफर किया था, मतलब डेसिफर का मतलब उस लैंग्वेज को समझने वाले, ठीक है। तो उस लैंग्वेज को किसने समझा था? जेम्स प्रिंस 1837 में इन्होंने डेसिफर कर पाया था, उस चीज़ को समझ पाया था। और ये दो लैंग्वेज में ये एडिक्ट्स लिखे गए हैं, पाली लैंग्वेज में और प्राकृतिक लैंग्वेज में, ठीक है। ज़्यादातर जो ये गुप्ता पीरियड के जो एडिक्ट्स हैं वो पाली लैंग्वेज और प्राकृतिक लैंग्वेज को ही फॉलो कर रहे हैं मोस्टली, है ना। और इसमें जो स्क्रिप्ट यूज़ की गई है, मतलब जो लिपि यूज़ करी गई है वो ब्राह्मी लिपि है और करोष्टी लिपि है। ये जो करोष्टी लिपि जो है वो आपके नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज़ के जितने भी आपके इंस्क्रिप्शंस हैं ना, वहाँ पर ये मतलब स्क्रिप्ट पाई गई है, ठीक है। स्क्रिप्ट मतलब लिखने का स्टाइल है ना, लैंग्वेज के लिखने का स्टाइल। तो दो स्टाइल हैं उसके। अब जो 14 रॉक एडिक्ट्स हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ। कलिंगा एडिक्ट्स 2 हैं, ठीक है। माइनर रॉक एडिक्ट्स एंड माइनर पिलर एडिक्ट्स के जो इंस्ट्रक्शन हैं, ठीक है, वो किसके ऊपर है कि अशोका के धम्मा के बारे में है, या फिर आप धम्मा से आप धर्म रिकॉग्नाइज कर सकते हो। मतलब अशोका किस धर्म को फॉलो करते थे, क्या उनकी मतलब उनकी वो लोगों को क्या बताना चाह रहे थे धर्म के ज़रिए, तो वो सब उन्होंने इंस्क्रिप्शन कराया हुआ है, ठीक है। कलिंगा वॉर एडिक्ट, मतलब जिस एडिक्ट में आपका कलिंगा वॉर के बारे में उन्होंने इंस्क्रिप्शन कराया हुआ है वो है 13 रॉक एडिक्ट, ठीक है। 13th रॉक एडिक्ट है, उसमें उन्होंने पूरा कलिंगा वॉर को डिस्क्राइब किया है कि उससे उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया, क्या उन्होंने फील किया, तो वो सब आपका कलिंगा वॉर में दिया हुआ है, ठीक है। उनका जो ये धम्मा उन्होंने रिप्रेजेंट करा था, ये क्या प्रमोट कर रहे थे वो, मतलब उसमें धर्म को प्रमोट कर रहे थे। उन्होंने अपनी किंगडम में भी धर्म को प्रमोट किया गया है, ठीक है। तो ये आपके जितने भी पिलर एडिक्ट्स हैं उसमें ये गिवन है, ठीक है। पिलर एडिक्ट आपके 7 में गिवन है ये, ठीक है। पिलर एडिक्ट 7 में गिवन है जिसमें वो धर्म को प्रमोट कर रहे हैं। अब मौर्यास की पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखते हैं। आप CBA से याद रख सकते हो, या आप CBI, आपको पता है CBI होती है, तो CBI की जगह आपको A करना है। CBA से पहले चंद्रगुप्त आए थे, फिर उनके बेटे बिंदुसार आए थे, फिर अशोका आए थे, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने 322 से लेकर 298 BC तक राज किया था। फिर ऐसे बाकी के फॉलोइंग आपको दिए हुए हैं। 298 टू 273 BC बिंदुसार जी ने किया था, और अशोका जी ने 273 से 232 BC में उन्होंने राज किया था, ठीक है। ये अलग अलग धर्म को मानते थे, है ना। जैसे कि चंद्रगुप्त जी जैनिज्म से काफ़ी इफेक्टेड थे, है ना, उन्हें मतलब फॉलो करते थे। और जो बिंदुसार जी थे वो आजीविकास को सपोर्ट करते थे। अशोका जी थे, उन्होंने बुद्धिज्म को स्टार्ट कर दिया था फॉलो करना, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य जी तो थे ये फाउंडर थे, ठीक है, मॉडर्न डायनेस्टी के। और इन्होंने 25 साल तक, मतलब 25 साल की एज में इन्होंने पाटलिपुत्र पुत्र को कैप्चर किया था, और 25 साल तक ही इन्होंने राज भी किया था, है ना। इस एज में भी किया था और इतने टाइम पीरियड तक भी किया था। और इन्होंने नंदा डायनेस्टी के जो रूलर थे धनानंद, आपने कई शोज़ में भी देखा है, तो धनानंद को उन्होंने हराया था, है ना। वो लास्ट नंदा डायनेस्टी के रूलर थे, तो उन्हें हरा के उन्होंने विजय प्राप्त की थी। और ये कौटिल्य जी को मतलब बहुत मानते थे, वो जो राह दिखाते थे उस पर ये चलते थे, एक तरीके से उनके असिस्टेंट थे ये, है ना, उनको असिस्ट करते। जो मौर्यन एम्पायर थे उन्होंने अपनी पावर्स को कई जगह पे इस्टेब्लिश किया था। सबसे पहले वो पाटलिपुत्र, है ना, जो अब बिहार के नाम से फेमस है। तो पाटलिपुत्र के बाद उन्होंने गंगा वैली को कवर किया, फिर गंगा वैली के बाद नॉर्थ वेस्ट एरिया को कवर किया, फिर इंडस रिवर के पास उन्होंने अपना एस्टेब्लिशमेंट किया, फिर नॉर्थ इंडिया में पहुंचे, फिर नॉर्थ रीजन से फिर वो नर्मदा रिवर के पास पहुंचे। नर्मदा आपका सेंट्रल एरिया के आसपास है, ठीक है। तो ये एरिया उन्होंने कवर किया। फिर चंद्रगुप्त ने सेलुकस को मतलब हराया था, फिर उनकी बेटी से शादी कर ली थी, है ना।
सेल्यूकस कौन थे? जो अलेक्जेंडर थे उनके एक तरीके से जनरल थे, है ना। और वो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया को इन्होंने कवर करके रखा था, ठीक है। तो उनको हरा के चंद्रगुप्त जी ने उनकी पुत्री से शादी कर ली थी, है ना। उनके बीच में एक ट्रिटी साइन हुई थी, मतलब एक समझौता हुआ था कि वो ट्रांस इंडस जो टेरिटरी है, ठीक है, जो इंडस टेरिटरी है वो इनके नाम पे कर देंगे, है ना। और इनकी बेटी मतलब अपनी बेटी से इनकी शादी भी करा दी थी। तो ये कुछ एरियाज हैं जो ट्रीटी के दौरान चंद्रगुप्त जी को वापस करी गई थी या दी गई थी। और चंद्रगुप्त जी ने क्या किया था, उन्होंने 500 हाथी दिए थे सेल्यूकस को, ठीक है, एज अ गिफ्ट दिया था। चंद्रगुप्त जी जो थे वो जैन धर्म को बहुत मानते थे, ठीक है। और उन्होंने अपना सारा राजपाट अपने बेटे बिंदुसार को दे दिया, ठीक है। और वो मतलब मॉन्क की तरह रहने लगे, ठीक है। पूरी अपनी लाइफ फिर उन्होंने बाकी जैन मॉन्क्स के साथ मैसूर में इन्होंने बिताया। वो कहाँ चले गए थे? श्रवण बेलगोला में चले गए थे, ठीक है। ये एक जगह का नाम है, मैंने हिंदी में इसलिए लिखा है ताकि इंग्लिश के नेम्स जल्दी याद नहीं होते हैं ना, तो हिंदी के आप देखोगे तो जल्दी आपको रिकॉग्नाइज हो जाएगा। तो श्रवण बेलगोला जो जगह थी यहाँ पर वो चले गए थे, ये मैसूर में, और ये जैन मॉन्क्स के साथ रहने लगे थे, ठीक है। और ये जैन मॉन्क्स में ये मतलब किसको फॉलो करते थे? ये भाद्रा भागु को फॉलो करते थे, ठीक है। और उन्हीं के साथ ये रहने लगे। बिंदुसार जो थे वो अमृत गाथा के नाम से फेमस थे, ठीक है, जिन्हें स्लेयर ऑफ एनिमीज भी कहा जाता है। इन्होंने मैसूर को अपने अंडर में कर लिया था, ठीक है। आप ये भी याद रख सकते हो कि चंद्रगुप्त जी मैसूर में चले गए थे, है ना, और मैसूर ही इन्होंने अपने अंडर में कर लिया था, इन्होंने जीत लिया था, ठीक है। तारानाथ जो थे, जो तिब्बतन मॉन्क थे, ठीक है, उन्होंने ये कहा है कि बिंदुसार ने 16 स्टेट को जीत लिया था, ठीक है। और संगम तमिल लिटरेचर में भी इनके बारे में दिया हुआ है कि कैसे मौर्याज ने पूरे साउथ में कवर किया था, मतलब साउथ को जीत लिया था। तो ये सब गिवन है तमिल लिटरेचर में, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बिंदुसार ने रिसीव किया था एक साइरियन किंग थे एक, जिनका नाम था एंटियोकस। इन्होंने बिंदुसार को एक नया नाम दिया था खुश होके, जो था डायमाचुस। लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप ये याद रखो कि ये मतलब साइरियन किंग थे एंटोचस, इन्होंने नाम दिया था बिंदुसार को, ठीक है। और ये आजीविकास को सपोर्ट करते थे, ठीक है। और इन्होंने जो बिंदुसार ने अपने बेटे को अशोका को उन्होंने उज्जैन का गवर्नर बना दिया था, ठीक है। साइरियन किंग थे एक, जिनका नाम था एंटियोकस। इन्होंने बिंदुसार को एक नया नाम दिया था खुश होके, जो था डायमाचुस। लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप ये याद रखो कि ये मतलब साइरियन किंग थे एंटोचस, इन्होंने नाम दिया था बिंदुसार को, ठीक है। और ये आजीविकास को सपोर्ट करते थे, ठीक है। और इन्होंने जो बिंदुसार ने अपने बेटे को अशोका को उन्होंने उज्जैन का गवर्नर बना दिया था, ठीक है। इन्होंने उज्जैन का गवर्नर अशोका को बना दिया था। फिर इसके बाद इन्होंने तक्षशिला में भी लड़ाई करी और उसे जीता। 4 साल के गैप के बाद अशोका जी आए, ठीक है। 4 साल का मतलब डिफरेंस है अशोका के थ्रोन को मतलब कवर करने में और एक्चुअली इनका उनको देने में, है ना। तो अगर ये सब आपका गिवन है, सैलोनीज क्रोनिकल्स में ये सब गिवन है। 2 क्रोनिकल हैं इनके, एक तो दीपावंसा और महावंसा, ठीक है, दीपावंसा और महावंसा। तो ये इंग्लिश में वंशा लिखा है, लेकिन हिंदी में वंश ही होगा, दीपवंश और महावंश। तो ये 2 क्रोनिकल्स हैं इनके द्वारा, इसमें ये गिवन है। अशोका, ऐसा कहा जाता है इनके द्वारा कि उसमें क्रोनिकल्स में इन्होंने कहा है कि अशोका ने अपने 99 ब्रदर्स को मारा था, जिसमें कि उनका सबसे बड़ा भाई
सुषमा भी शामिल था, उसे मारकर फिर उसने राजगद्दी हासिल करी थी, जिसमें उन्होंने छोड़ दिया था, बख्श दिया था किसे, तिस्सा को, जो उनका सबसे छोटा भाई था, उसे बख्श दिया था। ठीक है, अलग अलग क्रॉनिकल्स में अलग अलग बातें गिवन है। जैसे अगर तारनाथ तिब्बत, ये तारनाथ जी थे, ये तिब्बत के थे, इन्होंने भी अशोका के बारे में लिखा है कि उनके 6 भाई थे। ठीक है, और उन्होंने ऐसा कहा कि उन्होंने मारा था, लेकिन इनके कुछ भाई जो थे उन्होंने सभी को नहीं मारा था इन्होंने। अब इनके कुछ भाई जो थे इनके एडमिनिस्ट्रेशन में भी काम करते थे। ठीक है, तो 2 अलग अलग लोगों की अलग अलग बातें हैं। ठीक है, और अशोका जी ने कलिंगा को जीता था 261 बीसी में। ठीक है, 261 बीसी में इन्होंने कलिंगा वॉर को जीता था। और ये कलिंगा वॉर आपका डिस्क्राइब है रॉक एडिक्ट 13 में, है ना, ये हमने पहले भी देख चुका है। इसमें रॉक एडिक्ट 13 में क्या गिवन है कि 50,000 के लगभग लोग मारे गए थे उसमें, है ना, और इन्होंने कलिंगा को जीत लिया था, है ना। कलिंगा वॉर का इफेक्ट क्या हुआ था कि अशोका ने बुद्धिज्म को फॉलो कर लिया था, और वो बुद्धिज्म मॉन्ग के मतलब शरण में चले गए थे, जिनका नाम था उपगुप्त। ठीक है, तो ये आपका अशोका जी का थोड़ा डिस्क्रिप्शन है। अब अशोका जी का बुद्धिज्म से क्या रिलेशन था, ये सारा बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अशोका ने बुद्धिज्म को फॉलो किया था, है ना। अशोका बिकम द शाक्य उपासक, वो शाक्य उपासक बन गए थे, है ना, 261 बीसी में, जो हमने अभी पहले भी देखा जब इन्होंने कलिंगा वॉर जीता था 261 में, फिर इन्होंने उसी टाइम ही एक उपासक बन गए थे। ठीक है, और लगभग 2.5 साल तक ये भिक्षु की तरह, मॉन्क की तरह रहने लगे। इन्होंने फिर बोध गया देखा, है ना, अलग अलग प्लेसेस को भी इन्होंने विजिट किया। सबसे पहले ये बोध गया गए। ठीक है, और इन्होंने एक अपॉइंट करे कई धम्मा मतलब ये किंग बने रहे, लेकिन ये फिर भी इस तरीके से रहते थे। ठीक है, और ये धर्म महात्मा जो थे, महामंत्र मतलब धर्म के महामंत्रों को फॉलो करते थे, यानी कि धर्म की क्या प्रोसेस होनी चाहिए उस चीज़ पे बड़ा ध्यान देते थे कि धर्म एक्चुअली इनकी नज़र में क्या था। वो हम आगे देखेंगे कि इनकी नज़र में धर्म क्या था। ठीक है, ये उन्होंने कई प्लेसेस देखी, जैसे बुद्ध भगवान की जो बर्थ प्लेस है उसे देखा। बुद्ध भगवान की बर्थ प्लेस आप याद रखना, लंबिनी गार्डन है, ये कपाल वास्तु या कपिला वास्तु, है ना, ये जगह है, यहाँ पर ये लंबिनी जगह पे इनका जन्म हुआ था बुद्ध भगवान जी का। इन्होंने सारनाथ को भी देखा। ठीक है, श्रवस्ती और कुशीनगर को भी इन्होंने वहाँ देखा। इन्होंने अपने बेटे महेंद्र को और संघमित्रा को इन्होंने श्रीलंका भेजा। ठीक है, वहाँ इन्होंने बोध ट्री की ब्रांचेस प्लांट की, है ना, कई बोधि ट्री था जो जहाँ पर बुद्ध भगवान बैठ के मेडिटेशन करते थे, तो उसी की वैरायटी है, इन्होंने वहाँ पर कई प्लांटेशंस करवाए, है ना। इन्होंने संयोजित किया, कन्वेड मीन्स संयोजित किया इन्होंने बुद्धिज्म काउंसिल पाटलिपुत्र में, मतलब इन्होंने एक टाइप का संगठन टाइप का बनाया। ठीक है, जो बुद्धिस्ट से जो रिलेटेड लोग हैं या बुद्धिस्ट को जो मानना चाहते हैं या फॉलो करना चाहते हैं, तो उनसे रिलेटेड इन्होंने काउंसिल बनाई पाटलिपुत्र में। ठीक है, और ये एक तरीके से सभापति बन चुके थे, कहाँ के, ये बन चुके थे मोगलीपुट्टा तिस्सा के। ठीक है, मोगलीपुट्टा तिस्सा ये जगह है, यहाँ के ये बन गए थे सभापति। उसके बाद अशोका का एम्पायर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अशोका का एम्पायर कहाँ कहाँ था। तो ये आप यूपीएससी सिट जीके जेएस से याद कर सकते हैं। आई नो इसका कोई निमोनिक इतना खास नहीं है, लेकिन आप फिर भी इसको कुछ हद तक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यूपीएससी सिट से आप याद रख सकते हो। तो यू से आप उज्जैन, पी से पाटलिपुत्र, एस से सारनाथ, और सी से चंद्रगिरी, सांची, इंद्रप्रस्थ, तक्षशिला, गया, कलिंगा, गिरनार, कालसी और जोगाड़ा, सिद्धपुर,
ठीक है। तो ये कुछ जगह हैं। जोगाड़ा बुक में मिसप्रिंट था, तो ये डाउट हो सकता है इस वर्ड पर आप ये लगभग कुछ यहाँ पर नाम दिए गए हैं, ये आप अशोका का एम्पायर इससे लर्न कर सकते हो। ठीक है। अशोका के इंस्क्रिप्शन मेंशन है साउथ मोस्ट किंगडम्स में, है ना, कि मतलब वहाँ पर भी जहाँ साउथ में अलग अलग लोगों के राज पार्ट हैं, मतलब वहाँ पर अलग अलग लोग रहते थे, लेकिन वहाँ पर भी कई अशोका के इंस्क्रिप्शन पाए गए हैं। ठीक है। अलग अलग डायनेस्टी के लोग, जैसे पांड्यास, चोलास, ये सत्यपुत्रास, केरला पुत्रास। तो ये जो एरियाज हैं, यहाँ पर भी अशोका के, ये जो डायनेस्टीज हैं, यहाँ पर भी अशोका के इंस्क्रिप्शन पाए गए हैं। ठीक है। राजतरंगिणी जी के हिसाब से ये बताया गया है कि मौर्यन एम्पायर में कश्मीर और नेपाल भी शामिल था। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि राजतरंगिणी में क्या बताया गया है कि कश्मीर और नेपाल आपके मौर्यन एम्पायर में इंक्लूड था। ठीक है। ही डिड नॉट एक्वेट धर्म विद द बुद्धा टीचिंग। उन्होंने, अशोका जी ने ये नहीं बोला है कि जो मैं जिस चीज़ को धर्म बता रहा हूँ वही आपकी बुद्धा टीचिंग भी है, बुद्ध भगवान भी वही बोलते हैं। इन्होंने धर्म की एक अलग डेफिनेशन दी है। यहाँ पर कुछ फीचर्स धर्म के गिवन है या धम्मा के गिवन है यहाँ पर उनके एडिक्ट्स में, कि अपने माता पिता की सेवा करो, अहिंसा को फॉलो करो, मतलब आपको हिंसा से काम नहीं करना है ना, प्यार से बात करनी है सभी से, प्यार से अच्छे से बिहेव करना है, सच बोलना है हमेशा, गुरु का हमेशा सम्मान करना है, लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार करना है, जानवरों पर कोई भी अत्याचार नहीं करना है, किसी को भी अपना बंदी नहीं बनाना है, सबके साथ मतलब सबको फ्रीडम का अधिकार है, ये सब बताया गया है। ठीक है। आपको खर्च कम करना है, मतलब मीनिंगलेस चीज़ों को अवॉइड करना है, चाहे वो जिस चीज़ का कुछ अर्थ नहीं है, ऐसे अंधविश्वास को फॉलो नहीं करना है, ये सब इन्होंने बताया गया है। सभी धर्मों को मानना है, ह्यूमैनिटी अपने अंदर होना चाहिए, है ना। और जब इन्होंने कलिंगा वॉर में इतने लोगों को मरते हुए देखा था, तो फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि मतलब हम प्यार से भी लोगों को जीत सकते हैं, जरूरी नहीं है हम किसी से वॉर करें। ये सब अशोका जी के अकॉर्डिंग धर्म की परिभाषा है। एच.जी. वेल ने छोटी सी बात कही है, मतलब एक्चुअली छोटी सी नहीं, बहुत बड़ी बात कही है, कि अगर 10,000 राजाओं को अगर एक लाइन में खड़ा कर दिया जाए तो भी अशोका एक अलोन स्टार की तरह शाइन करेंगे, है ना। अशोका ने 2 लोगों को अपने अंडर में लिया था, या 2 लोगों को मतलब उनके ऊपर विजय प्राप्त करी थी। एक तो अलेक्जेंडर द ग्रेट हैं, दूसरे जूलियस कैसर हैं, इनके ऊपर भी अपना अधिकार लिया था, है ना। अब हम देखते हैं कि मौर्यन एम्पायर का डिवीज़न कैसे हुआ। 2 भागों में मौर्यन एम्पायर बट गया, वेस्टर्न और ईस्टर्न। जो वेस्टर्न पार्ट है वो कुणाल ने रूल किया, और जो ईस्टर्न पार्ट है वो दशरथ ने रूल किया। ठीक है। ये दोनों ही इनके बेटे थे, मतलब दोनों नहीं थे, कुणाल इनके बेटे थे और जो दशरथ थे वो इनके पोते थे अशोका के। ठीक है। कुणाल अशोका के बेटे थे और दशरथ अशोका के पोते थे। फिर जो कुणाल का एम्पायर हुआ वो आगे जाके बैक्टेरियन ग्रीक्स ने मतलब ले लिया, अधिकार जमा लिया, है ना। इनका ये कोलैप्स हो गया, यहीं पर ख़त्म हो गया। और लेकिन जो ईस्टर्न वाला एम्पायर है ये दशरथ जी से फिर इनके दशरथ जी के बाद ये संप्रति ने अधिकार कर लिया, है ना। ये लास्ट मुगल रूलर नहीं थे, लास्ट मुगल रूलर आपको बाद में पता चलेगा। ठीक है। लास्ट मुगल जो किंग थे वो थे बृहरथ, है ना, बृहद्रथ नाम के जो बृहद्रथ। ठीक है। तो ये लास्ट मुगल किंग थे। इनके ऊपर फिर ये पुष्यमित्र शुंग ने अपना अधिकार कर लिया था। ये इन्हीं के वो थे, क्या कहते हैं, मंत्री थे, और इन्हीं को मारकर इन्होंने अपनी सुंग डायनेस्टी को स्थापित कर लिया। ठीक है। या संग डायनेस्टी, सुंग डायनेस्टी आप ऐसा बोल सकते हैं। अब हम मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं।
कि मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में सेंट्रल डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट अलग अलग कैसे वर्क करता था। अगर हम सेंट्रल डिपार्टमेंट को देखें तो ये एक तरीके से मोनार्क सिस्टम था, कोई जैसे डेमोक्रेसी नहीं होती है हमारे इंडिया में वैसा ऐसा सिस्टम नहीं था। राजा का बेटा राजा बनेगा ऐसा रूल था। जो राजा था वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से अपनी एडवाइस लेते थे, ठीक है, और ये कौटिल्य जी ने ही इन्हें बोला था। तो कौटिल्य जी ने वो भी जब उन्होंने ही ये एडवाइस करी थी तो आपको पता ही है फिर वो भी मोनार्क सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। तो कौटिल्य जी अगर ये मोनार्क सिस्टम को सपोर्ट करते थे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन कौन आते थे, आपके महामंत्री हो गए, है ना, युवराज हो गए, सेनापति हो गए, पुरोहित हो गए, तो ये सारे आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में इंक्लूड होंगे। उसके बाद सिविल सर्वेंट्स भी होते थे उस टाइम पे, मतलब उनका लेखा जोखा जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे उन्हें अमात्यास कहते थे, ठीक है। अशोका महामंत्र को इन्होंने अपॉइंट किया था, धर्म के महामंत्रों को, है ना, जो हमने लास्ट उसमें देखा था, लास्ट स्लाइड में जो हमने देखा था। मॉडर्न स्टेट वेल ऑर्गेनाइज थी, सिविल सर्विस थी, मतलब सब एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से वर्क करता था। अब इनका रेवेन्यू डिपार्टमेंट देखते हैं। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट कौन कलेक्ट करता था, ये इनके जो एडमिनिस्ट्रेटर होते थे वो समहर्ता होते थे। तो ये वर्ड आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि समहर्ता जो थे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटर होते थे। ये लैंड रेवेन्यू कितना कलेक्ट करते थे, 1/6 ऑफ प्रोड्यूस, मतलब लैंड पर अगर जितना प्रोड्यूस हो रहा है उसका 1/6 पार्ट ये रेवेन्यू ले लेते थे, ठीक है। अब ये रेवेन्यू में क्या क्या कलेक्ट करते थे, मतलब क्या क्या इसमें लिस्ट इंक्लूड थी, जैसे कि लैंड का रेवेन्यू, इरिगेशन से आपका जो रेवेन्यू आ रहा है, कस्टम से रेवेन्यू जो हो रहा है, शॉप का टैक्स, फेरी टैक्स, फॉरेस्ट, माइन एंड पास्चर्स, लाइसेंस फ्रॉम द क्राफ्टमैन एंड लॉ कोर्ट फाइन्स। तो ये सारी चीज़ें आपके रेवेन्यू में इंक्लूड होती थी। अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें तो इसमें से खर्च किस जगह होता था, जैसे कि राजा अपने पर्सनल चीज़ों के लिए खर्च करता था, फिर आर्मी में खर्च होता था, है ना, गवर्नमेंट सर्वेंट में जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनमें ये खर्च होता था, ठीक है, मतलब उनकी सैलरी वगैरह जाती थी। फिर पब्लिक वर्क्स में जो भी इम्प्रूवमेंट कराना है पब्लिक एरियाज़ में वो सब उसमें पैसा खर्च होता था। पुअर रिलीफ में खर्च होता था, लोगों के मतलब दुख पीड़ा ये सब दूर करने में। फिर रिलीजन में भी एक्सपेंडिचर होता था, मतलब धर्मों में दान वगैरह करते थे, तो इन सभी में ये सब खर्च होता था। ऐसा ये मतलब उसमें गिवन है, ठीक है। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसका उसमें ये सब गिवन। अगर हम इनके आर्मी और कॉमर्स इंडस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है, तो आर्मी में इनकी आर्मी बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज रहती थी, सब कुछ सेनापति के अंडर कंट्रोल रहता था, सबको कैश में सैलरी दी जाती थी, अलग अलग रैंक की अलग अलग सैलरी होती थी, ठीक है। यहाँ पर 6 लाख इन्फेंट्रीज थे, मतलब लोग जो पैदल, ठीक है, 30,000 पैदल जो मतलब ये सब आपके ये है कि आर्मी में कौन कौन इंक्लूड है, इन्फेंट्री हो गए, कैवेलरी हो गए, है ना, एलिफेंट पे जो चढ़ के जाते हैं, चैरियट रथ वगैरह जो होते हैं, 4 विंग्स अलग अलग डिपार्टमेंट में, मतलब 4 भागों में ये बटी हुई रहती थी इनकी, जैसे नेवी हो गया, ट्रांसपोर्ट, है ना, सप्लाई विंग, तो ये सब 4 भागों में बटी हुई रहती थी, ठीक है। ये कौन कह रहे हैं, ये ग्रीक पर्सन है एक प्लानी, इन्होंने ये कहा है ना। और हर विंग को कौन कंट्रोल करता था, एक उनका लीडर होता था, सुपरिटेंडेंट होता था, तो वो सब इनको कंट्रोल में रखता था। अब 6 विंग्स मेगास्थीन के अकॉर्डिंग 6 विंग्स होती थी, ठीक है। अलग जो लिनी है या प्लिनी है जो भी है ना, तो इनके अकॉर्डिंग 4 विंग्स होती थी और मेगास्थीन के अकॉर्डिंग 6 विंग्स होती थी। 6 विंग्स के 6 बोर्ड्स होते थे और हर बोर्ड में आपके 5 मेंबर्स होते थे। अगर कॉमर्स और इंडस्ट्री की बात करें तो रिटेल और होल प्राइस अध्यक्ष डिसाइड करता था, है ना, सब कुछ सुपरिटेंडेंट के अंडर आपका कंट्रोल रहता था, ठीक है। तो ये प्राइसेस भी यही डिसाइड करते थे, प्लस जितनी भी ड्यूटीज़ या फॉरेन ट्रेड ये सब वेट वगैरह ये सब कंट्रोल कौन करता था, सब अध्यक्ष ही कंट्रोल करता था, सुपरिटेंडेंट ही कंट्रोल करता था। अगर हम मौर्यन एम्पायर के सेंसस के बारे में बात करें तो रेगुलर सेंसस होती थी, ठीक है,
अशोका पीरियड के टाइम पे बहुत अच्छी सेंसस भी होती थी, सभी की कास्ट क्या काम होता है ना, लोगों में किस किस प्रकार के मतलब उनका ऑक्यूपेशन है, वो सब कितने घर में कितने जानवर हैं, तो ये सब का सब कुछ काउंट होता था। और ये सब लेता कौन था? म्युनिसिपल ऑफिशियल्स लेते थे। वो फॉरेनर जितने भी माइग्रेंट्स होते थे या लोग बाहर से माइग्रेट करके आ रहे हैं, चाहे वो फॉरेनर्स हो या इधर से उधर भी लोग जा रहे हो, है ना, इंडिजीनियस माइग्रेंट्स जो हो रहे हैं, माइग्रेशन हो रहे हैं, उन सभी को भी काउंट करते थे। इसको रीचेक कौन करता था? क्रॉस चेक स्पाइज करते थे, है ना, जासूस वगैरह जो इनके होते थे, ये सब क्रॉस चेक करते थे क्या जो इन्होंने काम किया वो एक्यूरेट है या नहीं। प्रोविंशियल और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन देखें तो मौर्यन एम्पायर के 4 प्रोविंशियल डिवीज़न होते थे, ठीक है। सुवर्णगिरी, उज्जैन, कलिंगा और तक्षशिला, ये 4 इनकी कैपिटल्स थी, है ना। 4 जो प्रोविंशियल डिवीज़न थे उनकी 4 कैपिटल थी, आप सख्त से याद रख सकते हो, ठीक है। एज फॉर सुवर्णगिरी और यू से उज्जैन, कलिंगा, तक्षशिला, ये सब इनकी 4 कैपिटल्स होती थी। प्रोविंशियल गवर्नर अपॉइंट करते थे, मतलब अपॉइंट होते थे जो गवर्नर, इनके जो गवर्नर होते थे बहुत ही अच्छे फैमिली से होते थे, है ना। मोनार्क सिस्टम चल रहा है, कोई डेमोक्रेसी तो होनी नहीं है, तो बस अपनी तरफ से सेलेक्ट किया और अपॉइंट कर दिया। गवर्नर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते थे, टैक्स भी कलेक्ट करते थे, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और विलेज एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर कौन होते थे? राजूकाज होते थे, ठीक है। और विलेज एडमिनिस्ट्रेटर होते थे ग्रामणी, ठीक है। ग्राम मतलब गांव होता है, तो ग्रामणी बोलते थे, ठीक है। तो ये सब सुपरवाइज करते थे, टैक्स वगैरह कलेक्ट करते थे इन। और राजूकाज के जो असिस्टेंट होते थे वो युक्ताज होते थे, ठीक है, यानी कि सबॉर्डिनेट ऑफिशियल्स, युक्ता, ठीक है। राजू और युक्ता आप ऐसे याद रख सकते हो कि राजू युक्ता भाई बहन है ना, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रामणी और इनके जो गोपा थे इनके असिस्टेंट होते थे, ठीक है। ये इंचार्ज कौन होते थे? गोपा होते थे। 10 से 15 विलेज के जो इंचार्ज होते थे वो गोपा होते थे, मतलब इनके सबॉर्डिनेट टाइप के आप होते बोल सकते हैं, ग्रामणी के सबॉर्डिनेट गोपा। कौटिल्य और मेगस्थीन जो थे, मेगस्थीन और कौटिल्य, इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज थी कि दोनों ही म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करते थे, ठीक है। मतलब सेंसस वगैरह जो भी काम म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन करता है, सेंट्रल हो गया, रेवेन्यू सिस्टम, तो ये सब दोनों में दिया गया है, दोनों ने ही बताया है मौर्यन एम्पायर के बारे में। लेकिन जो अर्थशास्त्र है वो फुल चैप्टर आपका नगरिका रोल यानी कि सिटी सुपरिटेंडेंट के ऊपर है, ठीक है। ओके, अर्थशास्त्र आपका कौटिल्य जी ने लिखा है। ये ज़्यादा सिटी को डिनोट करते थे क्योंकि ये कैपिटल के एरियाज में रहते थे, है ना। और जो मेगस्थीन है इन्होंने ऑल ओवर बताया है, पूरा म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन बताया है, ठीक है। कौटिल्य जी ने भी म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन बताया है, लेकिन ये मेन फोकस इनका रहता था सिटी सुपरिटेंडेंट यानी कि सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर रहता था, है ना। अब ये याद रखना कि जो सिटी का जो सुपरिटेंडेंट होता था, मतलब दोनों ने ही म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन बताया है, लेकिन अर्थशास्त्र में सिटी सुपरिटेंडेंट के बारे में भी पूरा फुल डिस्क्रिप्शन है, जो कौन रोल प्ले करता था। नागारिका आपका सिटी सुपरिटेंडेंट होता था, ठीक है। और जो ग्राम का था वो ग्रामानी था, ठीक है। लॉ मेगस्थीन जो थे वो लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करते थे, ठीक है। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बताया हुआ है मेगस्थीन ने कि 6 कमिटीज़ होती थी, जैसे कि हमने पहले देख रखा है 6 विंग्स होते थे, है ना। तो 6 कमिटीज़ होती थी जिसके 5 मेंबर हर एक में होते थे। ये भी एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे कहाँ के? पाटलिपुत्र का, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी कमिटीज़ जो थी वो क्या क्या देखती थी। ये कमिटीज़ जो अभी हमने 6 कमिटीज़ देखी, ये ट्रेड देखती थी, लोगों के रजिस्ट्रेशन देखती थी, है ना। तो आप याद रख सकते हो ट्रिम CF, ठीक है। ट्रिम CF से याद रख सकते हो। तो ट्रेड, रजिस्ट्रेशन, इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग, ये टैक्स भी कलेक्ट करती थी। और फॉरेनर का सारा लेखा जोखा, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ये सब आपका ये सब उस टाइम का कमिटीज़ देखती थी। बिफोर अशोका सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, तो बिफोर अशोका के
अशोका के टाइम पीरियड के पहले जो थे वो वुडन मॉन्यूमेंट्स होते थे, लेकिन अशोका के बाद सारे जो कॉन्क्रीट मॉन्यूमेंट्स या हार्ड मॉन्यूमेंट ब्रिक्स वगैरह का यूज़ होने लगा अशोका पीरियड के टाइम पर। ठीक है, अशोका के पहले तक केवल वुडन का यूज़ होता था। मॉडर्न का आर्ट एंड आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, मॉडर्न का आर्ट और आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मॉडर्न आर्किटेक्चर में क्या है, आपका पिलर्स हो गए, स्टूपास हो गए और केव्स हो गई। मोस्टली तो सब फॉरेनर इन्वेंशंस ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, ऐसा बताया गया है, पर कुछ जो रिमेनिंग बाकी रह गए हैं उसमें हम देखते हैं। पिलर्स आप द्रास प्लेसेस से याद रख सकते हो। ठीक है, तो डी फॉर दिल्ली हो गया आपका, ए से आप इलाहाबाद याद रख सकते हो, आर से रुमिनदाई। ठीक है, रम्मी अभी वो चल रहा है ना गेम रम्मी, आप रम्मी से याद रख सकते हो, है ना, रमिनदाई और सांची हो गया, सारनाथ हो गया। तो ये कुछ प्लेसेस है जहाँ पे पिलर फेमस है। टॉप क्राउंड फिगर्स, जहाँ पे क्राउंड फिगर्स यानी कि ऊंचे में कुछ फिगर्स बने हुए हैं टॉप पर, तो वो हैं जैसे कि लॉयन, एलिफेंट, बुल, तो ये सब आपके दिए हुए हैं। सारनाथ पिलर में आपके 4 लॉयन दिए हुए हैं बैक टू बैक। सारनाथ पिलर जो है आपका, वो याद रखना कि उसमें 4 लॉयन हैं। अलग अलग अगर एनिमल्स आएगा तो आप उस पर टिक ना करिएगा। ठीक है, जो इंडियन गवर्नमेंट ने इसे अडॉप्ट किया है सारनाथ पिलर को, लेकिन थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है ना, स्टेट एम्बलम हमारा बना दिया है, यानी कि हमारी कंट्री का नेशनल एम्बलम बना दिया गया है किसे, सारनाथ पिलर को। अब हम स्टूपास को देखते हैं, तो स्टूपास में फेमस एक ही स्टूपा है, वो है सांची स्टूपा। सांची स्टूपा ब्रिक्स से बना हुआ है, बहुत ही बड़ा है, ये अशोका पीरियड के टाइम पे बना हुआ था। अगर हम केव्स की बात करें तो अशोका जी एजिविकास को फॉलो करते थे, रिप्रेजेंट करते थे, इनके बेटे थे। ठीक है, इन्होंने एजिविकास को रिप्रेजेंट करते थे। इनके जो बेटे थे दशरथ, ये इंटीरियर वॉल को पॉलिश करते थे। ठीक है, मिरर वर्क ज़्यादा करते थे, इंटीरियर वर्क ज़्यादा करते थे, मतलब उस चीज़ पे ध्यान देते थे। ठीक है, और लोगों को जो मॉन्क्स को बहुत अच्छा घर देते थे, है ना, जैसे चैत्यास, विहारास, ये सब। इनकी जो फेमस केव्स हैं वो केव्स आप याद रखना कि बार्बर हिल्स, यानी कि बोध गया की फेमस केव्स हैं बार्बर हिल्स। तो ये आपका हो गया मौर्यन एम्पायर का आर्ट एंड कल्चर। तो जो मौर्यन एम्पायर है उसके डिक्लाइन होने के कई कारण हैं कि सबसे पहले जो अशोका की पॉलिसीज थी, ठीक है, उसकी वजह से डिक्लाइन हुआ, प्लस उसके उनके जो वीक सक्सेसर आगे इतने स्ट्रांगली वर्क कोई नहीं कर पाया, तो धीरे धीरे वीक होता गया। इन एडुकेट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, प्रॉपरली इंस्टीट्यूशन नहीं बन पाए इतने वास्ट एम्पायर को चलाने के लिए। डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था, इसलिए ये डिक्लाइन हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि अशोका की स्पेलिंग इनकरेक्ट है। अशोका जी जो थे वो बुद्धिस्ट पॉलिसीज़ को फॉलो करते थे। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, जो ब्राह्मण थे वो उनके खिलाफ चले गए, है ना, ब्राह्मण जी को ये अच्छा नहीं लगा। ठीक है, और जो आपके पुष्यमित्र थे, हाँ, जो पुष्यमित्र जो संघ थे वो ब्राह्मण को सपोर्ट करने लगे, है ना, क्योंकि अशोका जी थे वो बुद्धिस्ट को करने लगे, तो इस चीज का फायदा उठाया संघ डायनेस्टी ने, है ना, पुष्यमित्र ने। उसके बाद ये जो नॉन वायलेंस को सपोर्ट करते थे, आप इतनी बड़ा एम्पायर है, आप एकदम से अहिंसा छोड़ दोगे तो सारे ताक में बैठेंगे कि भाई हम हथियार लें इतने बड़े एम्पायर को, क्योंकि राजा बड़ा सीधा सा हो गया है ना, तो सीधे लोगों का फायदा सभी उठाते। तो ऐसे मॉडर्न एम्पायर के साथ हुआ जब इन्होंने नॉन वायलेंस कर दिया। हालांकि वायलेंस जरूरी नहीं है, लेकिन इतने बड़े एम्पायर को चलाने में, क्योंकि डेमोक्रेसी तो थी नहीं, मोनार्क सिस्टम था, तो उस हिसाब से थोड़ा वैसा भी होना चाहिए। तो नॉन वायलेंस की वजह से इनकी आर्मी के अंदर स्पिरिट खत्म हो गया कि भाई अब राजा हमारा लड़ता तो है नहीं, तो अब सिंपल ही रहो। तो इतनी सिंप्लिसिटी भी अच्छी नहीं होती है। तो इस तरीके से मॉडर्न एम्पायर
काफ़ी डूब गया। और भी मल्टीपल कॉजेज़ हैं, हम केवल अशोका को नहीं ब्लेम कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि इनके वीक सक्सीजर और भी थे, है ना। राजा अशोका की तरह स्ट्रांग नहीं थे, इनका एम्पायर का पार्टीशन हो गया, मतलब नाती पोता ये भी और आ गए। जितना बटेगा तो उतना कमज़ोर होगा, जितना एकता में रहेगा उतना स्ट्रांग होगा। एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव के लोग थे, अब्यूज़ करने लगे, ठीक है, अब्यूसिव होने लगे, मतलब उनका शोषण एक तरीके से होने लगा। जब अशोका जी चले गए तो इतना स्ट्रांग पावरफुल कोई बचा नहीं, तो धीरे धीरे ऐसा एम्पायर ख़त्म हो गया। तो ये कुछ कारण हैं मौर्यन एम्पायर के ख़त्म होने के। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पार्ट में कुछ मैच द फॉलोइंग देखते हैं। जो गोपा होते थे वो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे, 10 से 15 विलेजेस का, आपको याद आया, ठीक है। अब जो नगारिका है, नगारिका हमने याद करा था, वो सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे, ठीक है, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे, जो कि हमारे अर्थशास्त्र में गिवन है, ठीक है। नगारिका जिक्र कहाँ पर, नगारिका के बारे में आपको याद रहना चाहिए कि वो अर्थशास्त्र में गिवन है। फिर अशोका के एडिक्ट्स के बारे में, उनकी लैंग्वेज देखते हैं, वो पाली और प्राकृतिक लैंग्वेज अशोका के एडिक्ट में मेंशन है। समहर्ता कौन होते थे, जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन समहर्ता होते थे। सिटी एडमिनिस्ट्रेशन रिपीट हो गया लग रहा है, नागारिका, ठीक है। और धम्मा स्प्रेड, धर्म महामंत्र होते, धर्म महामंत्र मतलब धर्म का स्प्रेड करना, ठीक है। ऐसा कोई धर्म का महामंत्र नहीं है, इसका मतलब ये है कि धर्म स्प्रेड करना। कलिंगा वॉर एडिक्ट देखें तो 13th आपका रॉक एडिक्ट कलिंगा वॉर एडिक्ट है, ठीक है। लास्ट मॉडर्न किंग देखें तो वो है बृहदर्थ, ठीक है, बृहदर्थ जो थे, है ना, लास्ट मॉडर्न किंग थे। और अर्थशास्त्र के बारे में देखें, इनके 3 पार्ट हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र के बारे में 3 पार्ट हैं। जो आपका फर्स्ट पार्ट है वो किंग और उनके गवर्नमेंट को डिनोट करता है। लॉ एंड ऑर्डर, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ जो है वो आपका सेकंड पार्ट करता है। थर्ड पार्ट में आपके वॉर और डिप्लोमेसी के बारे में है, हमने पहले पढ़ा था। अब हम चंद्रगुप्त जी के बारे में देख लेते हैं थोड़ा, कि कौन कौन से ये तीनों आपके कौन कौन किस किस चीज़ को फॉलो करते थे, है ना। तो बिंदुसार जो थे वो सपोर्ट करते थे, ठीक है, मेन फॉलोअर नहीं थे पर उस चीज़ को सपोर्ट करते थे। चंद्रगुप्त जैनिज्म को फॉलो करते थे, बिंदुसार आजीविकास को सपोर्ट करते थे, लेकिन अशोका जी टोटली बुद्धिज्म में डूब गए थे, वो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। तो यहाँ आपका पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट कर सकते हो, है ना, और जिसको इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है उन्हें शेयर कर सकते हो। मेरा एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लगा, मेरे नोट्स इजी लगे, तो आप प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना।